ऑल राइट पीपल, बस दैट्स इट। मुझे ये बता सकते हैं कि एक शॉर्ट रन में, हाउ डू वी डिफाइन शॉर्ट रन? रियल डेफिनेशन, all factors of production cannot be changed or at least one is fixed। हमने क्या assume किया कल? शॉर्ट रन क्या है कि only one factor of production can be changed and that is labor। सिर्फ एक factor of production change हो सकता है and that is labor। और जब एक फर्म शॉर्ट रन में ग्रो कर रही है तो वो सिर्फ क्या एम्प्लॉय कर सकती है? लेबर। इट कैन ओनली इंक्रीज लेबर while all other factors of production are held constant। When you do that, the output increases in a constant manner, right? No? आउटपुट कैसे इंक्रीज होती है ईमान? कांस्टेंट तरीके से इंक्रीज नहीं होती। कैसे होती है फिर? पहले फर्म क्या एक्सपीरियंस करती है? पहले फर्म एक्सपीरियंस करती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ईच एडिशनल वर्कर इज मोर प्रोडक्टिव देन द प्रीवियस वन। पिछले वाले ने अगर 100 बनाया है, अगला वाला 110 बनाएगा, उससे अगला वाला 120 बनाएगा, उससे अगला वाला 130 बनाएगा। बंदों में मसला, बंदों में फर्क है, ये बंदे ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। हमने ये भी एज्यूम किया है कि स्किल्स सारे लोगों की सेम है, तो फिर प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है हर अगले बंदे की? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा अवेलेबल हैं। मेरे पास 4 वर्किंग स्टेशन है एंड आई एम द ओनली वन डूइंग ऑल द स्टफ, देन आई एम्प्लॉय अनदर वन। अब वो कस्टमर्स को भी डील कर रहा है, बाकी चीजें भी देख रहा है, सप्लायर्स को भी देख रहा है, तो उस अब हम दोनों मिलके प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ गई। फिर तीसरा आया और बढ़ गई, चौथा आया और बढ़ गई। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ये फर्म क्या एक्सपीरियंस कर रही है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। I hire the 5th worker and remember this is short run, I cannot increase other factors of production। सिर्फ एक बढ़ा रहा हूं, लेबर। मेरे पास मेरी कारपेंटर शॉप है, लेट सपोज 4 वर्किंग स्टेशन है, 4 आरियां हैं, 4 हथौड़ियां हैं, 4 कील हैं, सब कुछ 4 4 है। आई हायर द 5th पर्सन, ऑटोमेटिकली उसकी प्रोडक्टिविटी को क्या होगा? उसकी प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। पिछले वाले ने 130 बनाया था, ये कितना बनाएगा? 120। अगला कितना बनाएगा? 110। उससे अगला 100, उससे अगला 90। इफ आई कीप ऑन एम्प्लॉइंग मोर एंड मोर वर्कर्स, प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ये मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं? ये मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं? टोटल आउटपुट। हर अगला बंदा पिछले वाले से कम बना रहा है, लेकिन बना तो रहा है ना। पिछले वाले से कम बना रहा है लेकिन बना तो रहा है, तो आउटपुट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। पहले इनिशियली इट वाज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड देन इट स्टार्टेड टू इंक्रीज एट एन, फिर अल्टीमेटली जाके अब अक्लमंद फर्म विल स्टॉप समवेयर बिफोर, इससे पहले ही रुक जाएगी। लेकिन फर्ज करें हम जाते रहते हैं तो अल्टीमेटली 0 रिटर्न्स आएंगे। वेयर यू एम्प्लॉय 1 एडिशनल वर्कर, हियर वी हैव इनपुट दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स, और इधर हमारे पास क्या है? आउटपुट। डू वी गेट इट? 0 रिटर्न्स आएंगे और देन दे विल बी नेगेटिव रिटर्न्स। ये सारी चीजें हम कब देख चुके हैं? कल देख चुके हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या सीन है? मार्जिनल प्रोडक्ट शुरू में बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स तक, डिक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है एंड देन नेगेटिव हो रहा है। एवरेज प्रोडक्ट भी ऑन एवरेज प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और गिर क्यों रही है? बिकॉज ऑफ, कल ये हमने डेटा बना लिया था सारा, कल ये हमने इंक्रीजिंग रिटर्न्स डिक्रीजिंग रिटर्न्स समझ लिया था सारा, दिस इंटायर थिंग, और शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन भी बना दिया था। यस। मार्जिनल प्रोडक्ट फिर से समझा दें? ना करो यार, फिर अभी पहले बताते, मैंने डिलीट कर दिया। दोबारा हो जाए, दोबारा हो जाए, कोई बात नहीं। इसको ये नहीं समझ आएगा तो फिर लेबर नहीं समझ आएगा, दोबारा हो जाए। 0 टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट, वो इसके बगैर, इसका मतलब तुम्हें नहीं समझ आया। अगर तुम पूछ रहे हो इसका मतलब तुम्हें नहीं समझ आया। क्या क्या लिया था हमने, कहां से शुरू किया था?
No need to make it again, online people, because we have already made it yesterday. ये कल वाली चीज है, क्योंकि अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, तो हम देख रहे हैं 50 से शुरू किया था, राइट? 0 बंदा है, ठीक है। पहला बंदा मैंने एम्प्लॉय किया, ही हेल्प मी मेक 50 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। कितने यूनिट्स? 50 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अज्यूम कर लेते हैं कि 4 तक गए थे, 3 तक कल, कि यहां तक क्या चल रहा है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। व्हाट डज दैट मीन? हर अगला बंदा पिछले वाले से ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो इसने बनाया 60, टोटल बता दो मुझे। देखो मत, इधर देखो, उसको छोड़ दो, इधर देखो। उसने 60 बनाया, टोटल आउटपुट कितनी हो गई? नेक्स्ट वर्कर आई एम्प्लॉय, प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है? आई हैड 3 कार्स टू पुट ऑन रेंट, और मेरे पास सिर्फ एक ड्राइवर था, मेंटेनेंस भी वही करवा रहा था, चला भी वही रहा था, प्रोडक्टिविटी कम थी। फिर मैंने एक और बंदा रखा, 2 ड्राइवर हो गए, गाड़ियां 3 है, प्रोडक्टिविटी और बढ़ गई, मेंटेनेंस भी करवा लेता है। 3 बंदे रखे, तीनों मिलके गाड़ियां भी चला रहे हैं, मेंटेनेंस भी करवा रहे हैं। मेक सेंस? फिर मैंने कितने बंदे रख चुका हूं? Then I hire the 4th worker. Up, he's waiting for the cars to get free. Automatically his productivity starts to fall. अच्छा, यहां तक increasing आ गया, इसने 70 बनाया. This was called increasing returns. और बंदों में फर्क नहीं है, मसला किसका है? बाकी factors of production. I'm holding capital, enterprise and land fixed, and I'm increasing one factor of production only. जब वो अपनी मैक्सिमम टिपिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, फिर उसके बाद उनकी प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है। पिछले वाले ने 70 बनाया, अगला 60 बनाएगा, कितना हो गया? 50, 40, 30, 20, 10। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिक्रीजिंग रिटर्न्स। एक सेन फर्म, एक रैशनल फर्म कहीं यहां जाके रुक जाएगी, ऐसा ही है, लेकिन हम जाते रहते हैं। हमने अगला बंदा रखा, उसके आने से टोटल आउटपुट को क्या हुआ? कुछ भी नहीं। दिस इज व्हाट? दिस इज 0 रिटर्न्स। और फिर नेगेटिव रिटर्न्स। बंदे मैं रख रहा हूं, उनके आने की वजह से, उनको एम्प्लॉय करने की वजह से आउटपुट बढ़ने के बजाय उल्टा गिरना शुरू हो जाएगी। पहले बंदे ने कितना बनाया? 50। 2 मिलके बना रहे हैं 110, जिसमें से पहले वाले ने 50 बनाया। दैट मीन 60 की क्या है मार्जिनल आउटपुट? 60। डू वी गेट इट? मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल आउटपुट कितना है? 60। कैलकुलेशन समझ आई? मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? रिवर्स गियर लगवा दिया तुमने जज्बात में। डू वी अंडरस्टैंड दिस? चलें फिर आ जाए, अब डेटा को देखें, इसी को। पहले 3 बंदों तक टोटल आउटपुट को ऑब्जर्व करें, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है एट एन इंक्रीजिंग रेट, एट एन इंक्रीजिंग रेट। फिर देखें, हर अगला बंदा कम बना रहा है, लेकिन बना तो रहा है ना पिछले वाले से। इसने 70 बनाया, इसने 60 बनाया, लेकिन टोटल आउटपुट तो बढ़ रही है, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है? If we increase the factor of production instead of labor like capital, then same thing. Just assume कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, कैपिटल में भी तो फिर यही होगा। बंदे मेरे 10 फिक्स हैं, गाड़ियां 10 गाड़ियों तक तो सीन ऑन रहेगा रेंट कार के बिजनेस में। 11वीं गाड़ी जब मैं रखूंगा, द 11th कार, क्या होगा? प्रोडक्टिविटी गिरना शुरू हो जाएगी। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, बुरा ख्याल है? और ये कहां तक जा रहा है? क्योंकि देखें ना, प्रोडक्टिविटी कम होगी ना। मेरी एकेडमी में 8 कमरे हैं, 8 टीचर्स तक प्रोडक्टिविटी हर किसी की बढ़ेगी, बच्चों को भी मैनेज कर लेंगे, डिसिप्लिन भी देख लेंगे, सब कुछ। द 9th टीचर आई एम्प्लॉय, अब उस बेचारे के पास कमरा ही नहीं है, वो वेट कर रहा है कमरा खाली हो। प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी गिर रही है ना।
जहां बाकी टीचर्स 8-8 घंटे पढ़ा रहे थे, पिछले टीचर, वो बेचारे को सिर्फ 3 घंटे कमरा खाली मिलेगा। डू वी गेट इट? डू वी अंडरस्टैंड दिस? फिर ये 9th से 10th वर्कर तक क्या सीन है? 390 पे कांस्टेंट है, ऐसा ही है। और फिर ये, this is also known as your short run production function and this is the graph of your total output, total product. इसी के exactly नीचे यहां number of workers दोबारा ले लें। This is also number of workers, this is also number of workers। ये बनाइएगा मत, ये हम कल कर चुके हैं, पता नहीं हम क्यों दोबारा कर रहे हैं। 3, 9, 10। हाँ जी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑब्जर्व करें, क्या सीन है? 50, 60, 70। फिर ऑब्जर्व करें, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, और 10th बंदे पे क्या हो रहा है? 0 मार्जिनल प्रोडक्ट, और फिर नेगेटिव। और इसी तरह एवरेज प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो शुरू में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। गिर क्यों रही है? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। सिंपल एज दैट। ऑन एवरेज प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। गिर क्यों रही है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स। डू वी अंडरस्टैंड दिस? चलें जी, अब थोड़ा बोरिंग काम है आज, क्योंकि अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। इस सारे चीज को जो आपने पढ़ा है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ, कल हमने डेफिनेशंस नहीं लिखी थी, वेरिएबल proportions, law of variable proportions। yes, तगड़ी हेडिंग दे दें। it states that if a firm in the short run, यहां से आज का लेक्चर शुरू है भाई, keeps on employing more workers while keeping other factors of production constant, the output changes in variable proportions। Initially, the firm experiences increasing returns, followed by decreasing returns, and so on। इस सबको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। स्पीड बढ़ाओ। आ जाए जी, सब हेडिंग दे दें इंक्रीजिंग रिटर्न। समझ हमने ये सब कुछ लिया है, कल इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लिए। आज हम सिर्फ जरा डेफिनेशंस लिख रहे हैं सो दैट वी डोंट मिस आउट ऑन देम। इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ऋषा स्क्रीनशॉट ले लें। each additional worker employed is more productive than, लिखो लिखो लिखो, लिखना पड़ेगा, उसकी किताब पे ना लिखो, अपनी पे लिखो।
बाद में डिस्कस कर लेना। प्रीवियस वन, each additional worker employed is more productive than the previous one. The total output increases at an increasing rate while the marginal product rises. सबसे दो मेन बातें आपने यही याद रखनी है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स फॉलोड बाय डिक्रीजिंग रिटर्न्स, क्योंकि नो वन इज स्टूपिड इनफ टू गो टू द पॉइंट वेयर दे एक्सपीरियंस जीरो रिटर्न्स। आपने एक बंदा रखा, एम्प्लॉय रखा, उसके आने से आउटपुट को क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, जीरो प्रोड्यूस किया उसने। ऐसे बंदे को कोई अक्लमंद आदमी रखेगा? दे सून रियलाइज, एज सून एज डिमिनिशिंग रिटर्न्स किक इन, दे रियलाइज की प्रोडक्टिविटी गिरनी शुरू हो गई, एंड वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दैट। डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जिन्होंने स्कूल में पढ़ा हुआ है, एक और चीज होती है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, वो टोटली डिफरेंट चीज होती है, उससे कंफ्यूज नहीं करना, वो लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है। ईच एडिशनल वर्कर एम्प्लॉयड is less productive than the previous one. Each additional worker employed is less productive than the previous one. इसके रीजन भी बताना पड़ेगा। This is because one variable factor input, ब्रैकेट में क्या, कौन सा बढ़ा रहे हैं? Labor is increased while all other factors of production are held constant. The total product increases. क्यों बढ़ रहा है टोटल प्रोडक्ट? हर अगला बंदा अगर कम बना रहा है पिछले वाले से, तो टोटल प्रोडक्ट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बना तो रहा है ना, कम बना रहे हैं लेकिन बना तो रहा है। इट टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट while marginal product is falling. चलें जी, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज वगैरह में पूछ ले, कहीं पे आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। स्पीड मार दें। जीरो रिटर्न्स, each additional worker employed each additional worker employed produces nothing. हर बंदा जो आप एम्प्लॉय कर रहे हैं, जीरो रिटर्न्स का क्या मतलब है? उसने कुछ नहीं बनाया। टोटल प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। लिखना पड़ेगा। दीज नोट्स विल टॉक बैक टू यू। इस क्लास में लिखना पड़ेगा, फारिग नहीं बैठ सकते। एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो। मेरे कोई नोट्स नहीं है, कोई पीडीएफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई प्रिंटेड फॉर्म नहीं है नोट्स की। नोट्स मेरे दिमाग में और आपके बुक कॉपियों में बस। कैसे याद है? ये बस क्योंकि पैसा कमाता हूं इधर से, इसलिए याद रहता है। नेगेटिव रिटर्न्स, यस यस यस, मजबूरी नहीं है। पैशन है कि नहीं है, बस मजबूरी नहीं है, मजा आता है। नेगेटिव रिटर्न्स, ईच एडिशनल वर्कर reduces the total output.
total output. Total product falls while marginal product is negative. बंदा रखा, 400 यूनिट बन रहे थे, एक और बंदा रखा, उसके आने से आउटपुट 390 हो गई, बढ़ने के बजाय उल्टा गिर गई। चलें जी, एक चीज जो मैंने कल वाले डेटा और कल वाले ग्राफ में आपको नहीं दिखाई, वो क्या थी? वो झूठ था जो आपसे आज तक बोला गया। और वो क्या झूठ है? कांस्टेंट रिटर्न्स। ईच additional worker employed produces the same output. ये हमारे डेटा में नहीं शो हो रहा जानबूझ के, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता प्रैक्टिकली, बड़ा मुश्किल है। कोई बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म की बैच प्रोडक्शन कर रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर है, कोई स्टेट एंटरप्राइज है, वहां भी मुश्किल ही है। वैसे कोई ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, कोई कम। पहला बंदा रखा, दूसरा रखा, हाँ बस तीन तीन, बस सिर्फ दिखा रहा हूं। पहले बंदे ने 10 बनाया, दूसरे ने भी 10 बनाया, तीसरे ने भी 10 बनाया। डू वी अंडरस्टैंड दिस? बात समझ आई? मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। सॉरी, टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। और ये वो झूठ है जो आज तक आपसे बोला गया। पीपल हु हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स इन ओ लेवल्स, पीपल हु स्टडी बिजनेस एंड अकाउंटिंग, हाथ खड़ा करें। पढ़ा हुआ है? लें जनाब, अब आपको पता चलेगा कि आपकी सारी जिंदगी झूठ है। And anyone who has never studied accounting, business, economics before, O levels में कभी नहीं पढ़ी, बिजनेस में नहीं लेते, ए लेवल्स में तो पढ़ी है ना, ए लेवल्स में तो पढ़ी है ना। मैं कह रहा हूं कभी जो अकाउंटिंग में नहीं लेता, बिजनेस में नहीं लेता, है कोई बंदा ऐसा? गुड, शुक्र है। लेकिन फिर भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। डन? मन ना बनाए बेशक। जरा मुझे जल्दी से बता दें, फिक्स कॉस्ट बनाना नहीं है, ये फिक्स कॉस्ट ये है ना, वेरिएबल कॉस्ट ये याद है, दोनों को ऐड कर दें, क्या था? टोटल कॉस्ट। ये याद है सब कुछ? ये सब गलत है, ये सब झूठ है। ये किस पे बेस्ड है? अकल लड़ा दें, किस पे बेस्ड है? एक अजम्पशन पे बेस्ड है। क्या? बातें ना करो यार। क्या, किस अजम्पशन पे बेस्ड है? कांस्टेंट रिटर्न्स। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि कांस्टेंट रिटर्न्स तो असल में होती नहीं है। पहले फर्म क्या एक्सपीरियंस करती है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। बाद में क्या एक्सपीरियंस करती है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स। फिक्स कॉस्ट यही रहती है। वेरिएबल कॉस्ट की शक्ल ये होती है, टोटल कॉस्ट की शक्ल भी ऐसे होती है। देखते हैं, टेंशन ना लें, बहुत मजे का। अब लॉजिक समझ आई है ये किसकी? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्यों पढ़ा है? हम पढ़ क्या रहे हैं मुझे ये बता दें। हम पढ़ रहे हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या है? हाउ फर्म्स बिहेव। जैसे कंज्यूमर अभी हमने पढ़ा है, हाउ कंज्यूमर्स बिहेव्ड इन डिफरेंस कर्व के थ्रू, इक्विलिब्रियम के थ्रू। इसी तरह हर फर्म का इक्विलिब्रियम देखना है। मोनोपोली कैसे बिहेव करती है, ओलिगोपोली कैसे बिहेव करती है, परफेक्ट कंपटीशन कैसे बिहेव करती है। वो समझने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, बेसिकली दो चीजें। एक उनकी कॉस्ट्स चाहिए और एक उनके रेवेन्यूज चाहिए, ताकि हम देख सकें प्रॉफिट्स क्या होंगे। ठीक है, फिर एनालिसिस होगा कौन कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कौन क्या कर रहा है।
तो अभी हम किस दुनिया में? अभी हम कॉस्ट की दुनिया में, और कॉस्ट्स को समझने के लिए हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझा है। तगड़ी हेडिंग। फुल थ्रॉटल पे मुझे अभी भी बता दें, इज देयर समवन ऑनलाइन हु हैज नेवर स्टडीड कॉस्ट्स? नहीं पढ़ी? कभी नहीं पढ़ी? अकाउंटिंग नहीं लेते? बिजनेस लेते हो ना, बिजनेस में पढ़ी होंगी। हम लिख रहे हैं, चलें लिखें। बल्कि सारे ही लिखें, कोई बात नहीं, दोबारा लिखें, शुरू हो जाएं स्पीड में लेकिन। फिक्स कॉस्ट्स, costs that do not vary with the level of output. अकेडमी जून जुलाई में बंद होगी तो रेंट भी नहीं देंगे, है ना? या देंगे? रेंट देंगे कि नहीं देंगे? रेंट तो देना पड़ेगा भाई। एक बच्चा हो अकेडमी में, 10,000 बच्चे हो, रेंट तो रेंट है। इंटरेस्ट पेमेंट्स, इनडायरेक्ट लेबर, गार्ड है उसको तो पैसा देना पड़ेगा, बाकी को तो चले नहीं देंगे। नहीं, मैं हमारा तो परसेंटेज होता है 80-20। वेरिएबल कॉस्ट्स, चलें जी। कॉस्ट्स that vary with the level of output या production. एग्जाम्पल, यूटिलिटीज, जितने बच्चे ज्यादा होंगे जितनी आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर अलवीना जो काम में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जैसे टीचर्स हो गए, बाकी इनडायरेक्ट लेबर है गार्ड, जिस जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, डेली वेजेस पे नहीं है, प्रोडक्शन प्रोसेस बना नहीं रहा, ठीक है, तो उनको तो फारिग किया जा सकता है अगर फैक्ट्री बंद हो गई, लेकिन गार्ड ने तो वहीं रहना है। वो तो फैक्ट्री चले ना चले, उसने तो तनख्वाह भी लेनी है और काम भी करना है। यूटिलिटीज, रॉ मटेरियल्स, बिजली का बिल तो जितना आप करते जाएंगे उतना ज्यादा आएगा। For marginal different than for the total output for the increasing returns part in the total graph coming where the marginal product and average graph is curving outwards. मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के स्लोप पे ना जाएं, सीधी सी बात है, बस सामने हमारे पास डेटा था उसके मुताबिक हमने देखा है ये, ठीक है। अब आप खुद बताएं इंक्रीजिंग रिटर्न्स को क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स को क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स बढ़ते जा रहे हैं 50, ठीक है, ये बढ़ रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट। ये कांस्टेंट रेट से, इसलिए आप इसको इस तरह शार्प एजेस भी बना सकते थे, हमने थोड़ा सा स्मूथ आउट कर दिया, ठीक है, बाकी तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि क्यों ऐसे जा रहे हैं। आप खुद डेटा के अकॉर्डिंगली देख लें, ये इंक्रीज कर रहा है, इधर 50 का इंक्रीज था पहले, फिर 60 का इंक्रीज था, फिर 70 का इंक्रीज था, तो आउटपुट बढ़ेगी एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर आउटपुट बढ़ेगी एट डिक्रीजिंग रेट। उसके नीचे मार्जिनल प्रोडक्ट को क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और उसके बाद गिर रहा है। हाँ जी, टोटल कॉस्ट्स, टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है जल्दी से बता दें? फिक्स कॉस्ट्स और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दें, माइनस कहां से आ गया भाई, तो वी गेट टोटल कॉस्ट्स। डू वी रिमेंबर दिस? मार्जिनल कॉस्ट्स, change
in total cost caused by producing an additional unit of the product. आप 72 यूनिट्स बना रहे थे, टोटल कॉस्ट थी $950, आपने एक और यूनिट बनाया, टोटल कॉस्ट जंप कर गई 961 पे। मुझे बता सकते हैं 73rd यूनिट की एडिशनल कॉस्ट क्या हमें बेयर करनी पड़ी? Does this make sense? Do we understand what marginal cost is? People who are writing the messages, I am putting the messages to a stop. ठीक है, अब आपने बोलना है, मैं बार बार मैसेजेस नहीं देख सकता, उससे डिस्टर्ब हो रहा हूं। चलें जी, नेक्स्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट्स, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें। एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है? फिक्स कॉस्ट ओवर आउटपुट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट्स का क्या फॉर्मूला है? वेरिएबल कॉस्ट ओवर आउटपुट। क्वांटिटी, एवरेज टोटल कॉस्ट, या इनको सिंपली एवरेज कॉस्ट भी कहा जाता है। टोटल कॉस्ट ओवर आउटपुट। चलें जी, अब तैयार हैं? अब आ रहा है ग्रैंड फिनाले इस चीज का। बाय द वे रिमेंबर, द डेटा आई प्रोड्यूस, यू डोंट हैव टू रिप्रोड्यूस द डेटा इन द एग्जाम। आपने डेटा का जिक्र भी नहीं करना, यू जस्ट नीड टू नो द शेप ऑफ द ग्राफ्स। डेटा सिर्फ मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूं, ना ये बुक में है ना ये कहीं और है, आपके सिलेबस में रिक्वायर्ड नहीं है, एमसीक्यूज में ऑल दो हेल्प करता है। ठीक है, रुक जाएं, पहले मुझे देख लें फिर बनाएं। यहां पर मैं ले रहा हूं टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, पहले देख लें हो क्या रहा है। टेबल बन रहा है बहुत खतरनाक। एडिशनल वर्कर्स, यस, आउटपुट, टोटल कॉस्ट, सॉरी फिक्स कॉस्ट्स, वेरिएबल कॉस्ट्स, टोटल कॉस्ट्स, मार्जिनल कॉस्ट्स, एवरेज फिक्स कॉस्ट्स, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट्स। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, आपकी मर्जी, आपके नोट्स हैं, 10 तक जाएंगे नीचे। ठीक हो गया? हाँ, अब बनाएं। वैसे आप ना भी बनाएं, आपने सिर्फ ग्राफ की शेप समझनी है, लेकिन बना लें तो अच्छा, आपको लर्निंग में बहुत हेल्प करेगा। ऑल राइट जी, फिक्स कॉस्ट्स फिक्स्ड रहती हैं, 100 एज्यूम कर रहा हूं मैं। छोड़ दें, ये कल बनेगा, आज सिर्फ आप देखेंगे, कल मैं दोबारा बनाऊंगा, आज सिर्फ नेक्स्ट क्लास में, आज सिर्फ आप देखें, समझें? छोड़ दें, बुक्स बंद कर दें, बुक्स बंद कर दें, लेकिन देखें। ठीक है, मैंने एक अजम्पशन ले ली है, मैंने अजम्पशन ले ली है कि यहां तक क्या चल रहा है,
यहां तक चल रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और उससे आगे क्या चल रहा है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स। मेक सेंस? हाँ जी। और एक और बात बता दें, देर इज ओनली वन वेरिएबल फैक्टर इन द शॉर्ट रन, दिस इज ऑल शॉर्ट रन, एंड व्हाट इज दैट वेरिएबल फैक्टर? सो देर इज ओनली वन वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। पैकिंग करना छोड़ दो, ये समझो, रख दो नीचे इसको। हाँ जी, देर इज ओनली वन वेरिएबल फैक्टर इन द शॉर्ट रन, दैट इज लेबर, एंड देर इज ओनली वन वेरिएबल कॉस्ट, एंड व्हाट इज दैट? कॉस्ट ऑफ लेबर, वेजेस। मेक सेंस? कुछ भी बना रहे हैं हम, बना रहे हैं कुर्सियां बना रहे हैं, पहली कुर्सी बनाने के लिए मुझे कितने बंदे चाहिए थे? 10। टोटल वर्कर्स कितने हो गए? 10। इनका खर्चा था कितना? 50। छोड़ दो भाई, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। डू वी गेट इट? अगला बंदा अगली यूनिट बनाने के लिए चल क्या रहा है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अगली कुर्सी बनाने के लिए हमें 10 बंदे चाहिए, 10 से ज्यादा चाहिए, 10 से कम चाहिए? चल क्या रहा है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स चल रहा है। टोटल तो ज्यादा चाहिए, एडिशनल कितने चाहिए? और टोटल कितना हो गया? 18। इंक्रीजिंग रिटर्न्स चल रहा है, अगले जो बंदे आएंगे वो पिछले वालों से, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होता है, अगले जो बंदे आएंगे वो पिछले वालों से व्हाट इज ज्यादा प्रोडक्टिव है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो जहां हमें एक कुर्सी बनाने के लिए 10 बंदे चाहिए थे, अगली कुर्सी बनाने के लिए हमें कितने बंदे एडिशनल चाहिए होंगे? 8। और टोटल कितने हो गए? डू वी गेट दिस? व्हाट पार्ट? इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है? तो ज्यादा बंदे चाहिए होंगे, कम चाहिए होंगे? हाँ तो 8 चाहिए ना, पिछली पहली कुर्सी बनाने के लिए 10 चाहिए थे, तो अगली कुर्सी बनाने के लिए, क्योंकि अगले बंदे ज्यादा तेज हैं, इन शॉर्ट देसी जुबान में अगले बंदे ज्यादा तेज हैं, ठीक है? कॉस्ट बढ़ेगी, बंदे तो रखे हैं ना एडिशनल, लेकिन कम से बढ़ेगी। 40 ऐड करें। अगली कुर्सी बनाने के लिए पिछली वाली के लिए 8 बंदे चाहिए थे, अब अगले वाले और ज्यादा तेज है, उनसे भी तेज है, 6 चाहिए थे। कॉस्ट तो बढ़ेगी लेकिन कम से बढ़ेगी, खर्चा बढ़ रहा है, बंदे तो ज्यादा रखे हैं लेकिन कम बंदे रखे हैं, तो खर्चा बढ़ेगा लेकिन 40, इधर 30। फिर अभी तक इंक्रीजिंग रिटर्न चल रहा है, खर्चा बढ़ेगा लेकिन कम से बढ़ेगा। डू वी गेट इट? ये बात समझ आई? अब क्या शुरू हो गया? अब अगले बंदे पिछले वालों से, दे आर लेस प्रोडक्टिव देन द प्रीवियस वन, अगले बंदे पिछले वालों से निकम्मे। जहां 4 चाहिए थे एक कुर्सी के लिए, अब कितने चाहिए? खर्चा बढ़ेगा लेकिन थोड़ा ज्यादा से, पिछले बंदों का कितना खर्चा था? 20, अब 30। फिर ठीक है, 30 से खर्चा बढ़ा, अब और ज्यादा बंदे चाहिए होंगे, 40 से बढ़ेगा, कितना हो गया? 50 से बढ़ेगा, 70 से बढ़ेगा, 80 से बढ़ेगा, 90 से बढ़ेगा। डज दिस मेक सेंस? प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो खर्चा बढ़ेगा लेकिन कम से बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी और खर्चे का रिलेशनशिप इनवर्स है। प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, यू रिक्वायर फ्यूर वर्कर्स देन बिफोर, तो खर्चे का रिलेशनशिप, खर्चा बढ़ेगा क्योंकि एक एडिशनल बंदे हम रख रहे हैं, लेकिन कम रख रहे हैं तो कम से बढ़ेगा। डज दिस मेक सेंस? टोटल कॉस्ट 100, यू एड देम बोथ अप, स्पीड मारे।
चले बाकियों को हम छोड़ देंगे जी। फिक्स कॉस्ट 100 पे फिक्स्ड है, ये बनाना नहीं है, ये कल बनेगा, सिर्फ देखें कल मैं दोबारा बनाऊंगा। यहां पे क्या है? क्वांटिटी, यहां पे क्या है? कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट $100 पे हमने फिक्स कर दी हुई है, राइट? ऐसा ही है। ऑब्जर्व करें, 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट तक वेरिएबल कॉस्ट को ऑब्जर्व करें, क्या हो रहा है? इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। 50, फिर 40, फिर 30, क्योंकि बंदे प्रोडक्टिव थे ना, और उसके बाद इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। डू वी गेट दिस? 4 बंदों तक ये सीन है, 4 कुर्सियों तक, सॉरी, और उसके बाद ये सीन है। डज दिस मेक सेंस? दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को ऐड करें तो क्या है? टोटल कॉस्ट। उसके पैरेलल जाएगी, बस 100 ऐड हो रहा है हर जगह, है ना? असली शक्ल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट की क्या है? जो आप अज्यूम करते थे टोटल कॉस्ट, और आगे जाके कहते थे एवरेज कॉस्ट ऐसी होती है, राइट? एवरेज कॉस्ट ऐसी आएगी नहीं अगर टोटल कॉस्ट ये होगी। एवरेज कॉस्ट सिर्फ ऐसी तब आती है जब वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। अब मुझे बताएं, एवरेज कॉस्ट की शक्ल पता है ना, बिजनेस में पड़ी हुई है, अभी हम आगे निकालेंगे कल। कैसी होती थी? यू शेप। वो यू शेप की वजह बता दे। पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होती थी तो ऑन एवरेज खर्चा गिर रहा होता था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से खर्चा कम हो रहा होता था, और बाद में खर्चा बढ़ रहा होता था, किसकी वजह से? डिक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से। डू वी गेट दिस? इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है, ये दोबारा बनेगा अगले एपिसोड में, जो कि है मंडे को, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो।